नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हिंट ये प्रोग्राम आपके समक्ष लाता है। हेल्थ टॉक्स में हम करते हैं खूब सारी हेल्थ से जुड़ी बातें। और दोस्तों, हर वर्ष 8 मई अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम थैलेसीमिया के ऊपर ही बात करेंगे, यानी कि थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर स्पेशली। तो आज हमारी गेस्ट हैं, हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता। डॉक्टर कीर्ति गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू डॉक्टर वानी। और आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे बहुत ही लर्नेड श्रोताओं और दर्शकों को। जी नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर कीर्ति गुप्ता। आई एम प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एट माय क्लिनिक इन प्रताप विहार, गाजियाबाद सिंस लास्ट 14 years। राइट डॉक्टर कीर्ति। तो डॉक्टर कीर्ति, आज हम बात करने वाले हैं थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी के बारे में, है ना। Yes, तो yes, आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये जो थैलेसीमिया डे हम मना रहे हैं, इसका आखिर थैलेसीमिया है क्या, ये बताइए। देखिए डॉक्टर वानी, थैलेसीमिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। जी। इट्स नॉट अ डिजीज़ एक्चुअली, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। Right. जो कि जिसमें क्या होता है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो जाती है या डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, बॉडी में ब्लड नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। करेक्ट। ये मेन इसका यही है कि जेनेटिक होता है और ये हर एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से बच्चों में आता है। बच्चों में आता है। तो इसके क्या कोई टाइप्स होते हैं डॉक्टर कीर्ति, जैसे हाँ। जैसे सिकल सेल एनीमिया भी इन्हीं की फैमिली में आता है। हीमोग्लोबिनोपैथी है एक तरह जी, की, ये भी जी। अल्फा थैलेसीमिया होता है, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। करेक्ट। एंड मेजरली बीटा थैलेसीमिया ही बहुत कॉमन होता है, जो जी। अफेक्ट करता है बीटा जी जीन्स। जी ये दो तरह की जीन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा जो ग्लोबिन चेन 4 अल्फा जीन्स होती हैं जो कि क्रोमोसोम 16 को अफेक्ट करती हैं, जी। एंड 2 बीटा जीन्स होती हैं जो कि क्रोमोसोम 11 को अफेक्ट करती हैं। उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है, फॉर्मेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं जी। तो पेशेंट। दोस्तों, थैलेसीमिया जो है एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि आपके अंदर अगर उससे ग्रसित हैं और आपके अंदर सिम्टोमेटिक नहीं है, जैसे कि ट्रेट्स होते हैं डॉक्टर ट्रेट्स कीर्ति, होते हैं जो कि Right. सिम्टोमेटिक बहुत नहीं होते हैं, पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, तब भी आप अपने बच्चे को आगे दे सकते हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए हम आज इस विषय में बात कर रहे हैं और आगे आपको जानकारी देंगे हम कि ये जो है, इस पर बात करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों हम अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर, और आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता। डॉक्टर कीर्ति गुप्ता, आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर कीर्ति, आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर। क्यों हम ये अवेयरनेस बात करना चाहते हैं, क्यों हम इसकी अवेयरनेस करना चाहते हैं थैलेसीमिया की, और क्यों हम ये थैलेसीमिया को जड़ से ख़त्म कर देना चाहते हैं, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए डॉक्टर वानी, एक्चुअली ये बहुत बड़ा इंडिया क्या पूरे देश के लिए ही, पूरे वर्ल्ड के लिए ही बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इंडिया में अराउंड 6000 थैलेसीमिया बेबीज़ एवरी ईयर बॉर्न होते हैं जी। और जिसमें कि 3000 to 4000 सिकल सेल एनीमिया के भी बेबीज़ होते हैं। जी। तो आप टोटल हीमोग्लोबिनोपैथी इसको काउंट करें तो जी, तो जी। इतना लोड है। और एवरी आवर वी सी वन मेजर थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड इज आल्सो बॉर्न, जो कि बहुत ही बुरी तरह ग्रसित होता है। जी, जी। जिसको कि फर्दर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स रेगुलर कराने पड़ते हैं, एवरी 2 मंथली 3 मंथली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कि एक थैलेसेमिक बेबी को हमें पूरा लाइफ टाइम उसको करने के लिए 35 लाख पर चाइल्ड कॉस्ट आ जाती है। कितना बड़ा बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है इंडिया वर्ल्ड पे। तो हमें इस चीज़ को अवेयरनेस बढ़ाएंगे तभी हम ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और डॉक्टर कीर्ति, जो इन बच्चों की जो एज होती है और मोर्टालिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब दे डोंट लिव लॉन्ग, मैक्सिमम 30 years 25 years इनकी एज होती है, एज लिमिट। एंड अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर ले तो हम फिर भी हमें फर्दर उनको इसी तरह से ही आगे बढ़ाना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के अगर वो ट्रेट है तो हम वो नॉर्मल लाइफ भी लीड कर सकता है, तो हमें इतना
टेंशन वाला बात नहीं पर है। आई थिंक ट्रेट को हमें डायग्नोज करना और डायग्नोज, ट्रेट को ढूंढ निकालना यस दैट इज बहुत वेरी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम ट्रेट डायग्नोज कर देंगे तो हम फर्दर प्रेगनेंसीज को हम सिक्योर कर सकते हैं, फर्दर चाइल्ड को सिक्योर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रेट होते हैं यानी कि जो बहुत बुरी तरह ग्रसित नहीं होते हैं इस बीमारी से, बट अपने बच्चों को पहुंचा सकते हैं, वो 7% लोग होते हैं। 7% 7% लोग होते हैं। करियर रेट होता है ग्लोबली, इट इज 7% ग्लोबली, राइट। राइट। तो आई थिंक कि ये थैलेसीमिया की जो बीमारी है, अगर ये थैलेसेमिक मेजर कोई बच्चा पैदा हो जाए, इकोनॉमिक ब्रेंड तो है ही, जैसे डॉक्टर आपकी आपने बताया 35 लाख के लाख अराउंड, पर और उनका ट्रांसफ्यूजन हर 2 वीक्स 3 वीक्स में उनका ट्रांसफ्यूजन है। फिर इतना इमोशनल ब्रेंट है पेरेंट्स के ऊपर, और उसके बाद इवन फैमिली पे, पेरेंट्स पे बहुत नहीं, बड़ा फैमिली brunt है, पर right। उनके ब्रदर सिस्टर्स देखते हैं, उनको भी इमोशनल हाँ, क्रंच होता है। हाँ। और उसके बाद भी ये बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड रह जाते हैं, और इनकी डेथ भी, फेलियर टू थ्राइव, हाँ डेथ भी ड्यू टू रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन एक्यूमुलेशन होने लगता है सब ऑर्गन्स में, तो हमें चिलेशन थेरेपी देनी पड़ती है, ये हम फर्दर बात करेंगे। तो इसकी वजह से ही, ओवरलोडिंग की वजह से ही डेथ हो सकती है। करेक्ट। तो आगे बात करेंगे कि हम किस तरह से एक जो कैरियर है इसका, जो खुद तो ग्रसित नहीं होता बीमारी से, पर दूसरों को आगे पहुंचा सकता है, अपनी संतान को आगे पहुंचा सकता है, कितने रेट्स पे पहुंचा सकता है, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, आगे एपिसोड में हम बात करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स, और आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया एंड प्रेगनेंसी पर, और हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता मैडम। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार और आपके साथ, आपके ही प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर, और हमारी एक्सपर्ट आज हैं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता। डॉक्टर कीर्ति गुप्ता, आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर कीर्ति, हम बात कर रहे थे कि ये थैलेसीमिया जो है ये बहुत ही ऐसी बीमारी है जिसको भगाना बहुत ज़रूरी है, जिसका जड़ से निकालना जिसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैरियर के रूप में भी लोग होते हैं जो कि अराउंड 7% ग्लोबली होते हैं, और वो जो है इस बीमारी को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डॉक्टर कीर्ति, मेरा ये सवाल है आपसे, और आप श्रोताओं और दर्शकों को ये बताइए कि ये हम किस तरीके से रोक सकते हैं, क्या इसका कोई टेस्ट है? ये हम जरूर बताएंगे। हाँ, इसके लिए हम लोग को एक तरह से पेशेंट की स्क्रीनिंग, पेशेंट ही क्या, हम कुछ पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग, लाइक एडोलेसेंट पॉपुलेशन जिसमें कि फ्रीक्वेंट एनीमिया हो रहा है बच्चों में, फिर पेशेंट हमारे पास प्री प्रेगनेंसी आती है, हम उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट ही है HPLC, दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है, उसके थ्रू हम ये स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये थैलेसीमिया से ग्रसित है या नहीं है, और वो कितना है, ट्रेट है कि मेजर डिजीज़ है, तो ये हम उसके थ्रू पता कर सकते हैं। डॉक्टर कीर्ति, अभी आप मुझसे बैक स्टेज में बात कर रही थी कि मेडिकल कुंडली, तो आप उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसे कि हम जन्म कुंडली मिलाते हैं कोई शादी, किसी मैरिज प्लान करने से पहले, उसी तरह से आई थिंक हमें एक मेडिकल कुंडली भी मिला लेनी चाहिए, जैसे कि उसमें काफ़ी डिजीज़, जैसे थैलेसीमिया ही डिटेक्ट हो सकता है, देन थायराइड डिजीज़ेज होती हैं, हेपेटाइटिस, लिवर डिजीज़ेज होती हैं, वो सब हम पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी हो सकती है, उसको हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। जी, जो भी बीमारियां जो हैं वो प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड, जैसे RH नेगेटिव डॉक्टर कीर्ति ने बताया, सिकल सेल एनीमिया जो थैलेसीमिया के साथ मिलता है, तो ऐसी चीज़ों का यदि हमें पहले ही ज्ञात हो जाए, प्रेगनेंसी से भी पहले, और इवन अगर मैरिज से भी पहले ज्ञात हो जाए, तो हम काफ़ी चीज़ों को होने से, आगे जाने से, अपनी प्रोजनी में ट्रांसफ़र होने से बचा सकते हैं। राइट, बिल्कुल। तो एक छोटा सा टेस्ट है डॉक्टर, एक बहुत छोटा सा टेस्ट है, जैसे डॉक्टर कीर्ति ने बताया, HPLC यानी कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, यदि आप वो करा लेते हैं तो आप इसमें कंफर्म हो जाएंगे कि आपको थैलेसीमिया नहीं है, और अगर है तो कितना मेजर है कि माइनर है, ये कैसे डिसाइड होता है? एक्चुअली माइनर अगर एक ही जीन इफेक्ट होती है, एक ही चेन इफेक्ट आपने बताया था कि दो चेन होती है, राइट, बिल्कुल राइट, एंड अगर वन चेन इफेक्ट होती है तो दैट इज अ ट्रेट और अ माइनर डिजीज, बट इफ बोथ चेन्स आर अफेक्टेड देन इट इज अ मेजर डिजीज एंड लाइफ लॉन्ग ब्रंट उसको फेस करना पड़ता है। जी, यानी कि लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन चलते हैं, देन चिलेशन थेरेपी चलती है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब हम करते हैं ट्रांसफ़र की बात, कि यदि किसी पेरेंट को है तो वो कितने
50% ट्रांसफ़र करेगा। हाँ हाँ। तो अब पहला सिनेरियो लेते हैं डॉक्टर कीर्ति, right. कि जिसमें एक पेशेंट आई आपके पास हाँ। प्री प्रेगनेंसी, और आपने उसको ट्रेट घोषित कर दिया कि आपका जो है, आपने HPLC करके कहा कि ये पेशेंट जो है इसको थैलेसीमिया ट्रेट है, यानी कि ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है। हाँ। बट हमने जब टेस्ट कराया जो तो आपने हमें बताया, पता चला। तो हमें पता चला। बिल्कुल। और जैसे हमें पता चला तो आपने कहा कि उसके हस्बैंड का हमें कराना है। हाँ। तो हस्बैंड का कराया, वो नॉर्मल आया। हाँ। तो आप तो ऐसे पेशेंट पेशेंट्स में डॉक्टर वानी 50% चांस होता है एक चाइल्ड के करियर होने का, कैरियर होने का। तो हमें उसको पहले से ही डिटेक्ट करके, कैरियर यानी कि बीटा थैलेसीमिया ट्रेट जैसे उसकी मदर हाँ, है, माइनर जैसे मदर है, हाँ, Correct. उसमें मेजर डिजीज नहीं आएगी। करेक्ट। तो Child इसको हम ऐसे लोगों को हम मैरिज के लिए सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ये एक मिथ है कि थैलेसीमिया अगर आपको है, और ये एक बहुत ही मतलब इट इज़ अ मिथ, राइट, कि हम मैरिज नहीं कर सकते या फर्दर चाइल्ड नहीं कर सकते। दिस इज नॉट डन। हाँ, मतलब और ये लोग अगर थैलेसीमिया है भी तो उसकी चीज़ें भी हैं, उसका ट्रीटमेंट भी है, और आप एक डॉक्टर के पास जाइए तो आपकी पूरी काउंसलिंग वो करेंगे। बिल्कुल रूटीन चेकअप्स करवाते रहेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए डिजीज कंट्रोल्ड है, हमारे अंडर में है। जी। तो डॉक्टर कीर्ति, अगर सपोज दोनों ही पार्टनर्स कैरियर हैं, मतलब आपने जो ट्रेट वाला बताया, जो गंभीर डिजीज नहीं होती है और सिर्फ टेस्ट से ही पता चलती है, आपने HPLC कराया, और आपका जो मेल है यानी कि मेल पार्टनर है, पुरुष है, उसका भी ट्रेट है, और जो स्त्री है उसका भी ट्रेट है। हाँ। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या भविष्य है? ऐसे पेशेंट्स में भी डॉक्टर वानी वही होता है, 25% इसमें भी नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है, एंड 25% अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है। अच्छा। एंड 50% कैरियर्स होंगे इसमें। अच्छा, 50% कैरियर्स होंगे, यानी कि जैसे वो उनके माता पिता हैं वैसे ही होंगे, और 25% अफेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि उनको ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत पड़ेगी, और 25% नॉर्मल चाइल्ड भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। नेक्स्ट आते हैं कि एक पेशेंट अफेक्टेड है, यानी कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, आपके पास आई है, सिम्टोमेटिक है, पता है कि वो थैलेसीमिक पेशेंट है, हाँ। और एक नॉर्मल है, उसका जो पार्टनर है वो नॉर्मल है, हाँ। या दोनों में से कोई भी एक जना अफेक्टेड है, हाँ। और एक नॉर्मल है, तो हाँ। कितने चांसेस? तो उसमें भी वही होता है, 50% कैरियर रेट होता है कि चाइल्ड में कैरियर होगा, बट अफेक्टेड नहीं होगा, कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, सारे कैरियर्स होंगे। बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से जो है स्त्री पुरुष के कैरियर होने से, अफेक्टेड होने से, किस तरीके से वो प्रोजनी को भी ट्रांसफ़र कर रहा है, ये पता चला हमें। तो आगे बात करेंगे कि ऐसे पुरुष या स्त्री यदि कंसीव हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, वो बिल्कुल ही अलग बात है। यहाँ पे हमने सावधानी बरती, प्रिवेंशन बरता, राइट, और वहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई, तब हमें क्या क्या टेस्ट करने हैं डॉक्टर कीर्ति से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपना प्रोग्राम सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर, क्योंकि हर वर्ष 8 मई थैलेसीमिया अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर, और उसके बहुत सारे जो टेस्ट कराने होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, सिर्फ एक ही टेस्ट कराना होता है, तो उसके बारे में डॉक्टर कीर्ति बताएंगे। डॉक्टर कीर्ति, आपने बताया कि प्री प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी से पहले हमने कुछ टेस्ट कराए, आपने बहुत अच्छे से बताया। अब हमें बताइए कि किसी ने प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग नहीं ली, जो कि अक्सर होता है हमारे भारत देश में, बिल्कुल राइट, और इवन बहुत ही एडवांस प्रेगनेंसीज में भी पेशेंट आते हैं। तो अगर पेशेंट आया, उसने प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग नहीं कराई, आपने उसके टेस्ट कराए, और उसमें थैलेसीमिया ट्रेट यानी कि छोटा वाला, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, वो आया, तो आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं? हाँ, सबसे पहले तो डॉक्टर वानी हम उसके हस्बैंड को स्क्रीन करेंगे कि वेदर ही इज़ ऑल्सो ट्रेट और ही इज़ द मेन अफेक्टेड पर्सन। तो अगर हस्बैंड या फिर नॉर्मल है, हाँ, राइट, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो हमें फर्दर कुछ नहीं करना है, उस पेशेंट को एज रूटीन प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसको बेबीज में आने का चांस नहीं है। आपने बताया था कि 50% कैरियर्स होते हैं, बिल्कुल राइट। अगर वो पेशेंट, अगर हस्बैंड भी ट्रेट है, तो
तो हम फर्दर उसको फर्दर टेस्ट करेंगे, जैसे कि कुछ इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, कुछ नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं। इन्वेजिव का मतलब? इन्वेजिव का मतलब जो हम कुछ सुई डाल के या किसी मेथड से उस तरह से अंदर से फीटस के पानी को लेकर ही करते हैं। अच्छा, यानी कि कुछ आप पेशेंट के अंदर से कुछ, हाँ, जब बेबी होता है उसके साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर से उसका फ्लूइड जो होता है जी। तो अगर वो अर्ली प्रेगनेंसी में हमारे पास आई है तो हम CVS एक टेस्ट होता है वो करते हैं, जिससे कि हम ये डायग्नोसिस बना सकते हैं। CVS मतलब कोरियोनिक विलिस बायोप्सी सैंपलिंग। तो आप ये करते हैं, और ये एक इन्वेजिव टेस्ट है, या राइट। और ये कितने हफ्ते तक करते हैं? ये हम 11 से 13 वीक्स तक कर सकते हैं मैक्सिमम। करेक्ट। अगर वो लेटर ऑन आती है हमारे पास 16 से 18 वीक्स के बीच में आती है, मतलब 4th से 5th मंथ के बीच में आती है, तो हम एक एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है, वो भी एक इन्वेजिव टेस्ट है जो कि उसमें हम फ्लूइड लेके ही करते हैं और उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि वो पेशेंट में बेबी में क्या इन्फेक्शन है जी। और कुछ नॉन इन्वेजिव में फीटल DNA फ्री फीटल DNA सैम्पलिंग होती है, वो ब्लड से ही होती है, मैटरनल ब्लड से होती है जी। उसमें आपको फीटस को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज नॉन इन्वेजिव। करेक्ट, और इसलिए इसको नॉन इन्वेजिव कहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कीर्ति, और किसी टाइप के टेस्ट जहाँ पे मतलब दोनों अगर अफेक्टेड है या हस्बैंड अफेक्टेड है, एक पार्टनर अफेक्टेड है, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बेबी भी अफेक्ट हो सकता है। तो उसमें हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस करते हैं, दैट इज इन व्हेन ही इज गोइंग फॉर IVF। उन पेशेंट्स में हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम पहले से ही डिटेक्ट कर लें कि हमारा एम्ब्रियो बनने से पहले उसमें कुछ कमी है कि नहीं। जो IVF के साथ हम एम्ब्रियोज बनाते हैं, उन एम्ब्रियोज में जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं कि इसमें थैलेसीमिक डिफेक्ट है जो आपने बताया, और या तो नहीं है। जिनमें नहीं होता उन्हीं को हम गर्भ में रखते हैं दोस्तों। तो आगे बात करेंगे कि कोई पेशेंट यदि थैलेसीमिक मेजर है, यानी कि उसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, तो उसको कैसे स्क्रीन करेंगे दोस्तों, डॉक्टर कीर्ति हमें बताएंगी। तब तक बने रहिएगा हमारे शो और आपके शो में हेल्थ टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक बार और आपके अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर। डॉक्टर कीर्ति ने बहुत सारी बातें बताई थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर। अब डॉक्टर कीर्ति से पूछते हैं, डॉक्टर कीर्ति, यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है जो कि थैलेसीमिया से ग्रसित है, यानी कि ट्रेट नहीं है, वो अफेक्टेड है, यानी कि दोनों जीन उसके अफेक्टेड हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बना रहे हैं, तो उसको अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप उसको किस तरीके से स्क्रीन करते हैं? क्या क्या डूज और डू नॉट होते हैं उस पेशेंट के लिए? देखिए डॉक्टर वानी, पहले तो सबसे पहले हम उसका हीमोग्लोबिन लेवल हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इट शुड बी अराउंड 10 जी। तो वो हम ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू ही मेंटेन कर सकते हैं। देन हमें सारे ऑर्गन्स की स्क्रीनिंग करनी होगी, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियास है, पिट्यूटरी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कार्डियक, हार्ट के। ये स्क्रीनिंग क्यों हम करते हैं? स्क्रीनिंग इसलिए करना होता है क्योंकि इसमें आयरन ओवरलोडिंग हो सकती है, तो आयरन डिपोजिशन हो जाता है इन ऑर्गन्स में, जिससे कि इनकी फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है सब ऑर्गन्स की। कार्डियक डिपोजिशन 50% मैक्सिमम चांसेस होते हैं कार्डियक डिपोजिशन के, तो इसमें हार्ट फेलियर भी हो सकता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो हमें पहले से ही ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि प्रेगनेंसी से पहले भी हम इनको सारा एक स्क्रीनिंग करनी चाहिए हमें सारे ऑर्गन। थायराइड, जैसे थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी हमें ध्यान रखना होता है जी। और दोस्तों ये भी बता दें कि ये पेशेंट प्रेग्नेंट होने भी थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि हमारा एक ऑर्गन होता है पिट्यूटरी, उसमें भी आयरन डिपॉजिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, और इसलिए इनको इंजेक्शन्स भी देने पड़ सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, राइट। तो और डॉक्टर कीर्ति, क्या क्या डू नॉट्स होते हैं? क्या आप नया कुछ शुरू करते हैं या कोई और एहतियात बरतते हैं ऐसे पेशेंट्स में? हाँ डॉक्टर वानी, नॉर्मली हम सारी बेसलाइन स्क्रीनिंग करेंगे, उसके अलावा हम लोग इनका कार्डिक डिकम्पेंसेशन थेरेपीज़ देते हैं, जैसे डेस्पेरोक्सामिन करके एक सॉल्ट है, वो हम 20 से 24 वीक्स पे स्टार्ट करते हैं। जो ऑटोस्प्लेनेक्टमी होती है उसकी वजह से सारी वैक्सीनेशन देते हैं पेशेंट को, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन होती है, और फर्दर वैक्सीन्स हैं जैसे कि मेनिंगोकॉकल वैक्सीन है, निमोकॉकल वैक्सीन है, वो सब भी हम पेशेंट्स को देते हैं प्रेगनेंसी में जी।
तो दोस्तों, जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, थैलेसीमिया मेजर यानी कि जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जिनको ज़रूरत पड़ती है, उनके अंदर हम पहले तो चीलेटिंग एजेंट्स जो कि इनको ऑलरेडी मिल रहे होते हैं आयरन ओवरलोडिंग के लिए वो बंद करते हैं। यानी कि उसके बाद जो है हम प्रेगनेंसी, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चले हम उसको बंद कर देते हैं। और सारे एंटी हाइपरटेंसिव कुछ ड्रग अगर पेशेंट ले रही है उसको हम स्टॉप करेंगे, जो और सेफ वाली देंगे जो कि हमारी प्रेगनेंसी में सेफ है। क्या अमूमन तौर पे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो यदि एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ये वाले चल रहे होते हैं तो वो आपके डॉक्टर अपने पास, बेसिकली आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके अपने आप ही बंद कर देंगे और कंसल्टेशन आपको बोलेंगे एक फिजिशियन को लेने के लिए। बिल्कुल, हमें सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ये सब एक टीम बना के रखनी होती है। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए हमारे ऐसे पेशेंट्स को हमें हैंडल करने के लिए। जी, तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही एक नाजुक प्रॉब्लम है और उसके साथ प्रेगनेंसी है तो ब्रंट डबल है। तो कृपया कर सावधानी बरतें इसमें और हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी, तो इसमें डॉक्टर कीर्ति, जैसे आपने बताया कि इसमें आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो क्या क्या आप कौन कौन से स्कैन्स कराते हैं ये देखने के लिए कि हाँ, लिवर के लिए जैसे फाइब्रो स्कैन कराते हैं, उसको हम देखते हैं कि लिवर कितना फंक्शनिंग है, उसमें कितना आयरन डिपोजिशन हो गया है। कार्डियक के लिए हम लोग MRI T2 कराते हैं स्कैन, जिससे कि हमें कार्डियक का वो पता चलता है स्टेटस की क्या है इस समय, और सब कुछ अगर ठीक है तो हम कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी। जी, तो थैलेसीमिया मेजर मिलते आखिर कम है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रेगनेंसी अगर दिखा रहे हैं तो टर्शियरी केयर सेंटर में ही दिखाएं, जहाँ पे ये सारी इन्वेस्टिगेशंस भी हो जाती हैं और सारे डॉक्टर भी आपको एक ही छत के नीचे मिलते हैं। और हमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक ब्लड क्रॉस मैच ज़रूर रखना चाहिए ऐसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इनको वैसे ही हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। यस, और एक बात मुझे और याद आई कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें एंटीबॉडी चेक भी ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, तो इनका ब्लड मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको डिफरेंट एंटीबॉडीज़ इनके अंदर ऑलरेडी बन चुकी होती है बिकॉज ऑफ रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका भी बहुत बहुत ध्यान रखें दोस्तों। आगे डॉक्टर कीर्ति से बात करेंगे कि आयरन क्या हम थैलेसीमिया पेशेंट में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कि वरना कि ये इत्तेफाक एक मिथ है। और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमारा शो हेल्थ टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया इन प्रेगनेंसी में, और हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके साथ आपके ही प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया और प्रेगनेंसी पर, और हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर कीर्ति गुप्ता हैं हमारे साथ। डॉक्टर कीर्ति, हम थैलेसेमिक पेशेंट्स में आयरन नहीं दे सकते, क्या ये मिथ है या सही है? ये इट इज़ अ मिथ इन सम सेंस डॉक्टर वानी, क्योंकि माइनर पेशेंट्स में हम लोग आयरन दे सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड वी कैन कंटिन्यू विद आयरन थेरेपी एंड हाई डोज ऑफ फॉलिक एसिड शुड बी गिवन इन सच पेशेंट्स। बट if the patient is affected, then we should not give iron because there is already iron overloading in that patient. क्योंकि इसमें रिपीटेड आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो आयरन अपलोड होता है, तो आप नहीं दे सकते। बट बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में आपके डॉक्टर आपको आयरन देंगे। राइट। तो डॉक्टर कीर्ति, आपने इतने अच्छे से हमें सारी चीज़ें बताई। अब ये बताइए कि आखिर जो ये थैलेसीमिया है और इवन मेजर है, ट्रेट में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, जो मेजर जो अफेक्टेड है, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, आखिर इसका ट्रीटमेंट है कोई? ट्रीटमेंट डॉक्टर वानी, इट इज़ लिमिटेड बट इट इज़ देयर। तो वी हैव टू डू रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड इसमें हम देखते हैं अगर इंटरमीडिएट है तो लेस देन 7 ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर ईयर इज़ रिक्वायर्ड, and but it is a major case, then we have to give more than 7 blood transfusions can be needed. यानी कि आप थैलेसीमिया मेजर में बता रही हैं 7 या 7 से ज़्यादा। करेक्ट, बिल्कुल। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेक्स्ट, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे तो हमें फिर आयरन ओवरलोडिंग होगी, तो उसके लिए हमें आयरन चेलेटर्स देने होते हैं जो कि हमारे आयरन को कंट्रोल में रखेंगे। करेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। देन लास्ट ऑप्शन इफ वी कैन गिव एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, दैट इज़ अ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ, अभी काट देना इसको, ये लाइन कर। नॉट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, कॉस्ट it is very costly and in some cases we can go for bone marrow transplantation also, but it is a very costly option and it is only 20 to 30% chances है कि आपको bone marrow मिल जाता है।
तो इसके लिए हमारे लिए ये लिमिटेड है जी ऑप्शन। जी। तो दोस्तों, डॉक्टर कीर्ति से हमने बात की ऑन ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे। तो हमें ये पता चला कि थैलेसीमिया इज़ प्रिवेंटेड, कैन बी प्रिवेंटेड। हमें बस एक छोटा सा टेस्ट कराना है, HPLC या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये थैलेसीमिया फ्री होने में हमें टाइम नहीं लगेगा। डॉक्टर कीर्ति, आप यहाँ पे आए, आपने हमारे को इतना सारी जानकारी दी थैलेसीमिया के बारे में। आपका कोई एक मैसेज है हमारे सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं? बिल्कुल डॉक्टर वानी, हमारा 8th में वर्ल्ड इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे है, तो आई थिंक वी शुड टेक अ प्लेज टू मेक इंडिया एंड आवर वर्ल्ड थैलेसीमिया फ्री. So we should increase our awareness regarding this. We should consult our doctors and we should increase the awareness. राइट, अवेयरनेस भी इंक्रीज़ करनी है और आपको भी उसमें योगदान देना है दोस्तों, क्योंकि आप भी एक अगर टेस्ट कराएंगे तो हम थैलेसीमिया से बच सकते हैं और थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चों को इस दुनिया में लाने से बचाव कर सकते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगी डॉक्टर वानी, अगर आपके घर में कोई थैलेसीमिया बेबी है तो आप डिसहार्टन नहीं हो, उसके ट्रीटमेंट भी है और उसका हम अच्छी लाइफ भी दे सकते हैं। तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से मिलते रहिए जी। एंड वन मोर थिंग, देयर आर सम सोसाइटीज़ which you can enroll your child and you can enroll yourself and you can get all the benefits over there. And the first society is Thalassemia Welfare Society. It is in Vikaspuri, New Delhi. So and the second society is Thalassemia India. That is also in New Delhi. So you can get all the benefits which is needed for you. जी जी। तो ये दो सोसाइटीज़ हैं और आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं तो आप परेशान ना हो, आप एक एम्बेसडर बनकर और थैलेसीमिया को दूर भगाएं, राइट? क्योंकि अगर जो चीज़ आपने अगर झेली है, जो चीज़ आप उसका दुख महसूस करते हैं, क्यों वो दूसरा जो ह्यूमन बीइंग है वो करे? तो आप खुद एक एम्बेसडर बने। ये सिर्फ डॉक्टर्स का काम नहीं, ये एक नॉर्मल पर्सन का काम है, क्योंकि इसीलिए आप अवेयरनेस कर रहे हैं कि थैलेसीमिया को हमें इस विश्व से, इस देश से दूर भगाना है और इससे मुक्त होना है। डॉक्टर कीर्ति, आप आए, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी नॉलेज शेयर की। हमारे दर्शकों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, आई एम वेरी श्योर, और बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और थैंक यू अनिल जी, आपने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। और जय हिंद, जय भारत और जय भारतवासी। मिलेंगे फिर एक बहुत अच्छे प्रोग्राम जिसमें आपको भरपूर जानकारी हेल्थ के बारे में मिलेगी एक बार और। थैंक यू डॉक्टर वानी। थैंक यू डॉक्टर कीर्ति।